हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारी क्लास नंबर है 5th और टॉपिक हमारा है वेदरिंग प्रोसेस एंड सोइल फॉर्मेशन फैक्टर। अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो उसके अंदर हमने वेदरिंग आपकी क्या होती है, कौन कौन से आपके वेदरिंग के प्रोसेस हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली आपका फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज के इस सेशन के अंदर उसी टॉपिक को हम आगे करेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे। आज हम उनके एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी ये क्लास बाइलिंगुअल में रहेगी यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे आप 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग हो चाहे 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सिलेबस के अंदर क्या है जनरली आपका ये टॉपिक जो है दिया गया है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इस संडे को मैं यहाँ पर नोट्स डालने वाला हूँ, प्लस इस क्लास का पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जरूर इसको सभी बच्चे जो है ज्वाइन कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सिलेबस आप लोगों को बता ही दिया था मैंने, कल सेम ही टॉपिक आपका चल रहा है तो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये टेबल, मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि जो जनरली वेदरिंग प्रोसेस होते हैं उसके लिए तीन टाइप के जो वेदरिंग प्रोसेस होते हैं। एक आपका फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, जिसे जनरली हिंदी में भौतिक या आंतरिक कहा जाता है। देन दूसरा आ जाता है केमिकल, जिसके अंदर जनरली यानी रासायनिक जो है वेदरिंग या अपक्षय जिसे कहा जाता है। और तीसरा आ जाता है आपका बायोलॉजिकल यानी कि जैविक वेदरिंग जिसे कहते हैं, या फिर वेदरिंग अपक्षय जिसे कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करें तो हालांकि इस टेबल के बारे में कल मैं बता चुका था, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको इसी से रिलेट क्या है पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया था कि फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग होता है, उसके अंदर जनरली क्या है कोई भी केमिकल बदलाव नहीं होता है, सिर्फ उसके शेप और साइज में चेंज होता है, उसके आकार में चेंज होता है और कोई बदलाव नहीं होते हैं। तो यानी कि उसमें क्या है आपका जो रॉक्स होती हैं वो क्या है डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती हैं बस। ठीक है, तो ये आपकी जो रॉक्स टूटती हैं इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे एजेंट्स बोल देते हैं। तो एजेंट्स में आपका था फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स आपकी आ जाती है, इसके साथ ही साथ चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में बदलाव होता है उसकी वजह से, और आपका नेक्स्ट है एक्शन ऑफ वाटर यानी कि पानी की वजह से। अब पानी के अंदर भी आपकी अलग अलग चीजें आ जाती है यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था जनरली जो है अल्ट्रेशन, वेटिंग एंड ड्राइंग यानी गीला और सूखा होने की प्रक्रिया, एक्शन ऑफ ग्लेशियर यानी हिमनदों की क्रिया, देन आपका एक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की क्रियाएं। ठीक है, वाटर से भी क्या आपका जो है फिजिकल वेदरिंग होती है, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, विंड यानी हवाओं से भी क्या है फिजिकल वेदरिंग होती है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमिना। तो ये जो फिनोमिना है या ये जो एजेंट कह लीजिए, इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके केमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में यानी कि केमिकल वेदरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से बायोलॉजिकल के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैकेनिकल या फिर आपका फिजिकल वेदरिंग, यानी कि जिसे हम भौतिक अपक्षय कह देते हैं। ये पिक्चर्स मैंने आपको कल भी दिखाई थी। भौतिक का मतलब आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से ईजिली हम इसको फटाफट समझते चलेंगे। ठीक है, तो भौतिक का मतलब आप सभी बच्चे कल जान चुके थे, यानी कि फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपली आपका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, किसी चीज का जो है आपका टूटना, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। आपने 11th 12th के अंदर मैथ वाले जो बच्चे उन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन याद है। तो इंटीग्रेशन में क्या है यानी कि उसको जोड़ना होता है, और डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है किसी चीज को तोड़ना। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर सिंपली क्या है, जो आपकी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो क्या है टूटती हैं और छोटे छोटे पत्थरों के अंदर बदलती हैं बिना किसी केमिकल बदलाव के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। सिर्फ और सिर्फ उनके क्या है शेप और साइज में क्या है चेंज आता है बस। और उसके लिए मैं आपको बता चुका था कि तापमान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर उसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है, हवाएं क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइटनिंग क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मैंने बताया था ना। चलिए इन सभी के बारे में हम 1 by 1 जो है यहां पर बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरली फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों की भौतिक स्थिति के बारे में। फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक से बताओ आप क्या समझते हैं? फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि वो आपकी चट्टान दिखती कैसी है, यानी वो रॉक्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। इसके साथ ही साथ उनके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके के हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है, ये एक चट्टान है, इसके जो पार्टिकल्स है, जैसे आपकी ये चट्टान की अगर मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल किस तरीके से पैक है, कितने टाइटली पैक है, इसके साथ ही साथ आपका इसका आकार कैसा है, इसकी शेप कैसी है, ये जनरली आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स कहलाता है। यानी उसकी भौतिक दशा कैसी है, भौतिक स्थिति उसकी कैसी है। अगर ये मान लीजिए मेनली किससे बनी हुई है, इसके अंदर अगर सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा यानी रेत के कण ज़्यादा है तो ये चट्टान क्या आसानी से टूट जाएगी, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग तरीके की चट्टानें नजर आ रही होंगी, पढ़ाई थी ना मैंने, रॉक्स आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ पर अलग अलग चट्टानें नजर आ रही होंगी। तो अगर मैं बात करूं ये वाली चट्टान देखिए, इसमें रेत का कंडीशन क्या है, रेत का जो कंपोजिशन हल्का सा ज्यादा है, तो ये वाली चट्टान आसानी से क्या है आपकी टूट जाएगी। तो वो क्या है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स कहते हैं। यानी कि जो आपकी फिजिकल वेदरिंग है उसका पहला फैक्टर या पहला एजेंट आपका कौन सा आ जाता है, उस चट्टान की फिजिकल कंडीशन है कैसी है। यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स इन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स का मतलब वही है कि उस रॉक्स के अंदर कितनी पोरोसिटी यानी कितने जो है पोरस हैं, जिससे क्या है उसके अंदर चीज़ें आसानी से आ जा सक रही हैं, वो आपकी परमिएबिलिटी का मतलब होता है। तो जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगा उतनी ही ज़्यादा क्या है ईजिली वो रॉक्स क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कोर्स टेक्सचर रॉक्ड वेदर फास्टर देन द फाइन टेक्सचर्ड रॉक। अभी मैंने बताया रेत के कण आपके बड़े होते हैं, क्ले के कण बात करें अगर इनकी क्ले की अगर बात की जाए तो उसके कण क्या है बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्ले क्या आपकी टाइटली पैक होती है और रेत के जो यानी सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है लूजली पैक होते हैं। आपने देखो चिकनी मिट्टी देखी है ना, चिकनी मिट्टी को ही हम क्ले बोलते हैं, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, क्ले कहा जाता है। बहुत से बच्चों ने मुल्तानी मिट्टी लगाई होगी अपने फेस पर, मुल्तानी मिट्टी लगाई है अपने अपने चेहरे पर। तो मुल्तानी मिट्टी जब आप मार्केट से लाते हैं एक तो पाउडर फॉर्म में आती है और एक क्या है उसकी जनरली जो है बट्टी आती है। उसको जब आप तोड़ते हैं तो थोड़ा सा क्या है जोर लगता है, जोर लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने हाथ में रेत आपने पकड़ा हुआ है तो रेत को आप आसानी से क्या है फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है लूजली पैक है। तो वही सीन है यहाँ पर, वही कहा गया कोर्स टेक्सचर, यानी रेत के कण जो है बड़े होते हैं तो वो क्या आपके लूजली पैक्ड होते हैं, उनको आसानी से आप तोड़ सकते हो। तो अगर इस तरीके के पत्थर या फिर रॉक्स हैं जिनके अंदर क्या है रेत के कण ज्यादा हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी ज्यादा है, उन्हें आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए मोटे बनावट वाली चट्टानें बारीक बनावट वाली चट्टानों से जल्दी अपक्षयित होती हैं। इसके अलावा अनकंसोलिडेटेड वोल्केनिक ऐश, इस पॉइंट के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये एक क्या है बड़ी चट्टान है, ये एक बड़ी चट्टान है। अब ये चट्टान क्या है टूटेगी, इस तरीके से आपकी टूटेगी और छोटे छोटे क्या है आपके पत्थरों के अंदर बदल जाएगी, है ना। अब मान लीजिए ये पत्थर क्या है आपके अभी इसी तरीके से पड़े हुए हैं, यानी हल्के तरीके से क्या है, यानी लाइटली कह लिए ये क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, हल्का जो है थोड़ा बहुत इनके अंदर क्या है बॉन्ड है। तो ये रॉक्स क्या कहलाते हैं, ये आपके पत्थर क्या कहलाएंगे, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कहलाएंगे। अनकंसोलिडेटेड क्या कहेंगे, इनको मटेरियल कहेंगे, जिससे क्या है ये आपके आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरली क्या है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स, ये डिसाइड करती है कि फिजिकल वेदरिंग कितने आसानी से होगी और कितनी जो है मुश्किल से होगी। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट ले लेते हैं, देखिए ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और दोनों लैंग्वेज में दी गई है, आराम से नोट्स अपने बना लेना, ठीक है। अगला पॉइंट हम लेते हैं एक्शन ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का प्रभाव। तो अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हमें जो है इसे एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। तो एग्जाम के अंदर देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग के प्रोसेस क्या है, या फिर आपका पूछ लिया जाएगा वेदरिंग के एजेंट क्या है। तो वेदरिंग के एजेंट पूछे जाते हैं, वेदरिंग का प्रोसेस पूछा जाता है, तब आपको यही डिफाइन करना है। आप कहेंगे कि वेदरिंग के प्रोसेस जनरली 3 प्रोसेस होते हैं, 2 मेन होते हैं, आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, देन आपका जो है
केमिकल वेदरिंग, और तीसरा होता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के अंदर ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं, पहले आपको क्या करना है, उसी टेबल की तरह एक जगह सारे के सारे पॉइंट लिख देने कि फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स, इसके अलावा तापमान, वाटर, विंड, ठीक है, लाइटनिंग, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है फिजिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्हें हम एजेंट कहते हैं। उसी तरीके से आपको केमिकल के अंदर लिखना है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ये आपका जो है केमिकल वेदरिंग के अंदर आ जाएगा। देन आपको बायोलॉजिकल के अंदर लिखना है मैंस एंड यानी कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा आपके बुरोइंग एनिमल्स, इसके अलावा आपके प्लांट्स या फिर वेजिटेशन। तो इस तरीके से आपको पॉइंट लिख देना, फिर एक एक करके आपको इस तरीके से हल्का हल्का सा डिफाइन करना है। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इस तरीके से, वो डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कितने नंबर का आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन कितने नंबर का आया है उस तरीके से। कई बार क्या है 1 या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जो वेदरिंग है यानी जो आपका अपक्षय है, इसके एजेंट्स को एनालिस्ट करिए, यानी कि वेदरिंग आपका है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं अपक्षय बोलते हैं। आप सभी को पता चल चुका है वेदरिंग क्या है, तो बोल दिया जाएगा इसके एजेंट्स को एनालिस्ट कर दिए। एजेंट्स को एनालिस्ट करने का मतलब क्या है, एनालिस्ट का मतलब होता है कि टेबल बनाओ, उन सभी को एक जगह लिखो। तो आपको सिंपल यही टेबल बनानी है जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है और उसके 3 पार्टीशन आपको कर लेने हैं। यहाँ पर आपका फिजिकल, यहाँ केमिकल और ये आपका बायोलॉजिकल। देन एक एक करके क्या है आप उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। बस आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का, जितना भी आपका 5 मार्क्स का, जितने नंबर का भी क्वेश्चन आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो जो डाउट था कि सर लिखना कैसे या क्वेश्चन कैसा आएगा, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब एक्शन ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, यानी तापमान की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, जैसे आपकी 2 रेल की पटरी है, जैसे मान लीजिए ये रेल की एक पटरी है, ठीक है, दूसरी पटरी ये है, जो कि क्या है आपस में इस तरीके से अलग होने वाली है आगे। तो यहाँ पर ये क्या है आपस में जुड़ी हुई होती है ना। तो ये रेल की पटरी गर्मियों के समय क्या है आपस में बिल्कुल, ये जो इनके बीच में गैप होता है ना, बिल्कुल फिल हो जाता है। या फिर हम अपनी ही बात कर लेते हैं, आपने कभी अपने आप को फील किया है, गर्मी अगर ज़्यादा होती है तो आपकी बाजू है वो मोटी मोटी होती हैं, मोटी हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में वही बाजू क्या आपकी पतली नजर आती है, सिकुड़ी हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि क्या है आपका सर्दियों के अंदर चीज़ें जो है सिकुड़ जाती हैं, यानी लो टेम्परेचर पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और हाई टेम्परेचर पर क्या है चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पत्थर के साथ भी होती है। दिन के समय क्या है आपका टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर हाई रहने की वजह से जनरली क्या आपका जो रॉक्स है वो क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, फूल जाती हैं। लेकिन नाइट के समय क्या है आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जनरली जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। अभी हिंदी वाले को भी दोनों लैंग्वेज में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या है आपकी सिकुड़ जाती हैं, बता मैं बोल दोनों लैंग्वेज में रहा हूं, मतलब कि लिखा हुआ आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, फिक्र मत करो। तो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सीन क्या है चलता रहता है, यानी कि फूलती हैं सिकुड़ती हैं, फूलती हैं सिकुड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि पत्थरों के बीच में इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं और फिर आपके पत्थर टूट जाते हैं बिना किसी केमिकल बदलाव के, रासायनिक बदलाव के। तो ये जनरली क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किसके अंदर, जनरली जो है आपका वेदरिंग के अंदर, अपक्षय के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे दिन के समय, दिन में क्या है चट्टानें गर्म होकर फैलती हैं और रात में क्या है ठंडी होते सिकुड़ती हैं, जिससे जनरली क्या होता है अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी एक बार वो फैलती है, एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती हैं, जिससे क्या है आपका वीकेंस रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, उनमें दरारें पड़ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर हमारा आ जाता है वाटर का, है ना। तो वाटर का देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। वाटर जो है आपका फिजिकल वेदरिंग कैसे करता है, ध्यान से सुनना। आई होप, मुझे पता है कि ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप भी इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं लेना, ठीक है, आप भी जो है इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं लेना। देखिए वाटर, जब पानी आपका बहता है, यानी कि जैसे बारिश हुई या आप कहीं से पानी, पहाड़ों से ऊपर से पानी बहकर आ रहा है, तो पानी क्या है वो भी अपने आप पे फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं, उसमें भी आपकी फोर्स
फोर्स होती है। कभी आप बारिश में नहाए हैं, बारिश में नहाते समय आपने देखा होगा आपके फेस पर जब आपकी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो आपके फेस पे चोट पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती। इसका मतलब पानी के अंदर भी क्या होता है, जनरली वाटर में भी क्या होती है, फोर्स होती है। वाटर भी क्या करता है, आपका फोर्स लगाता है, यानी पानी के अंदर भी क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है। मूविंग वाटर के अंदर भी क्या है, आपकी एनर्जी होती है। पता है ये सब, बाढ़ आती है सब चीजों को बहा के ले जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत है, तभी तो। सेम उसी तरीके से जब आपका पानी इस तरीके से चट्टानों के बीच में बहता है, पहाड़ों के बीच में से बहता है, तो वो क्या करते हैं, पहाड़ों को यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको तोड़ देते हैं, यानी कि वह क्या है, वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग को यानी कि यहाँ पर जनरली क्या है, वेदरिंग को हम यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग है तो हम क्या कह देंगे, डिसइंटीग्रेशन होता है। क्या बोल देंगे हम, डिसइंटीग्रेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद अब वो आपके छोटे छोटे जो पत्थर टूटे हैं वो क्या होंगे, पानी के साथ बहकर आएंगे। पानी के साथ बहकर आएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। क्या बोला जाएगा उसे, ट्रांसपोर्टेशन कह देंगे, यानी कि पानी के द्वारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। पानी के द्वारा क्या है, वो बहाकर ले जाया जाएगा। अब कहीं ना कहीं तो एक जगह वो जाकर रुकेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बहती जाएंगे। तो एक जगह जहां पर वो रुकेंगे उसे हम क्या कह देंगे, डिपोजिशन कह देंगे। उसे क्या कह देंगे, डिपोजिशन कह देंगे। तो पानी इस 3 तरीकों से क्या करता है, आपका वेदरिंग करता है, यानी फिजिकल वेदरिंग करता है। वो सबसे पहले चट्टान को तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसे अपने साथ बहाकर लाता है, बहाकर लाने के बाद इस तरीके से एक जगह क्या है, वो उनको इकट्ठा कर देता है। तो ये क्या है, आपकी फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। अब चलिए इसको यहां पर जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, वाटर जनरली क्या है, डिसइंटीग्रेट करता है, किसको, पत्थरों को, रॉक्स को। ट्रांसपोर्ट करता है, जनरली क्या है, आपका डिपॉजिट कर देता है। इतनी सी लाइन आपको यहां पर लिखनी है। अब हमने देखा था ना कि वाटर के अंदर भी अलग अलग कंडीशन आती हैं, वाटर के अंदर भी अलग अलग कंडीशन आती हैं कि वो वाटर आपका ठंडा यानी कि बर्फ के रूप में है, या आपका लिक्विड के रूप में है, तरल पदार्थ के रूप में, और वो क्या आपका बह रहा है, तो वो आपकी डिपेंड करता है। तो एक्शन ऑफ वाटर आगे फिर से क्या है, आपका इसके एक्शन जो है डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट। फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि खंडन और परिवहन, जो मैंने चीज अभी बताई ना, यानी कि इसके इस कंडीशन के अंदर पानी क्या करता है, जो चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़ता है, तोड़ने के बाद आपका उन्हें अपने साथ बहाकर जो है ले जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब वही आपका तोड़ना, टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े बनाना। देन ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझ ही चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग कटिंग एंड कैरिंग पावर, क्योंकि पानी के पास क्या होती है, आपकी पावर होती है। पानी जब बाढ़ आती है तब देखा होगा ना, पानी कितना ज्यादा तबाही मचा देता है, सारी चीजों को बहाकर ले जाता है, यानी कि उसके अंदर भी क्या है, आपकी एनर्जी होती है। तो इसीलिए जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग कटिंग एंड कैरिंग पावर जो है आपकी पानी के अंदर होती है। तो जो है फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये क्या है, आपका पहला एजेंट है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, जो कि क्या कर रहा है, वेदरिंग कर रहा है। नेक्स्ट आपका अगला यहां पर आ जाता है, देखिए एक्शन ऑफ फ्रीजिंग। एक्शन ऑफ फ्रीजिंग का मतलब क्या है, तो देखिए इसका मैं सिंपल सा बताता हूं। आप लोगों ने साइंस के अंदर ऐसा पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो ना, पीसीबी, पीसीएम या फिर आपका पीसीए, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी क्या, कि जो पानी होता है जब उसको हम बर्फ बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम बताओ इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। जो जैसे कि मान लीजिए आपका इस ग्लास के अंदर ये पानी है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर ये पानी इतना भरा हुआ है ग्लास, अब मैं इसको बर्फ में बदलता हूं तो ये आपका बर्फ जो है इससे ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, यानी यहाँ पर जो है ये ग्लास आपका ज्यादा भर जाएगा या और कम हो जाएगा। तो आपने पढ़ा क्या, कि ग्लास जो है आपका ज्यादा भर जाएगा, क्योंकि पानी का वॉल्यूम क्या है आपका जनरली जो है 9 टाइम्स क्या है, इंक्रीज हो जाता है आपके पानी के कंपैरिजन में। यानी जब पानी को हम बर्फ बनाते हैं तो वो 9 टाइम्स क्या है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। बात समझ में आई, 9 टाइम्स क्या है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। ये चीज आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी। कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कारण होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड जो उसके अंदर होते हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम क्या है, उसका इंक्रीज हो जाता है जब जनरली क्या है, पानी सॉलिड फॉर्म में जाता है। तो
तो अब देखिए ये वेदरिंग में किस तरीके से मदद कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक यहाँ पर चट्टान बना दी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर चट्टान बना दी। अब इस चट्टान के अंदर आके ये पानी यहाँ पर इस तरीके से भर चुका है, ये पानी क्या है इस तरीके से आके भर चुका है। अब ये जो बर्फ है यानी कि ये जो पानी है जब बर्फ के अंदर बदलेगा, यानी कि ये पानी जब क्या होगा आपका फ्रीज होगा, ठीक है, जब ये पानी क्या होगा फ्रीज होगा तो इसका वॉल्यूम 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 9 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये पत्थर के ऊपर क्या डालेगा, दबाव डालेगा, यानी चट्टानों के ऊपर क्या डालेगा, दबाव डालेगा, और जिससे ये चट्टानें क्या हो जाएंगी आपकी, क्रैक हो जाएंगी, टूटेंगी, ब्रेक होंगी। तो इस तरीके से क्या आपका एक्शन ऑफ फ्रीजिंग क्या करता है, जनरली जो है वो वेदरिंग में मदद करता है। यानी ये भी एक पानी का ही रूप है ना, पानी का रूप ही तो है ना। तो इस तरीके से भी जनरली क्या आपका वॉल्यूम जो है टूटता है, ब्रेक होता है। यहां पर देखिए आपका 1:1/10 दिया हुआ है, 1/10 इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रेशर ब्रेक्स रॉक्स, यानी कि जनरली क्या है 1/10 यहाँ पर है। हालांकि देखिए ये 1/10 आपका, इसको आपको कंसीडर करना है तो इसको कर लीजिए, अदरवाइज 1/9 जो है आपको कंसीडर करना है। ऑथेंटिक ये है ना, 1/9 कंसीडर करिए, इसको हटा दीजिए। चलिए मैं अभी जो है इस चीज़ में कंफ्यूजन था, बट इसको आप 1/9 ही कंसीडर करिए, आप कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि मैंने भी जनरली आपका 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी और मुझे वहाँ यही पढ़ाया गया था कि 9th टाइम्स क्या है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो जनरली DK दास है ना, DK दास की सोयल साइंस की बुक है और ये आपकी सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है सोयल साइंस की, और उस बुक के अंदर भी 9 टाइम्स भी दिया हुआ है। तो आप इसको 9th टाइम्स कर लेंगे। क्लियर हुए बच्चे सभी को, इसको 9th टाइम्स कर लेंगे। ये PDF में जब आपको भेजूंगा तो वहां पर करेक्ट PDF आपको भेजूंगा। 9th टाइम्स आपको इसको रखना है, 10th टाइम्स मत करिएगा। या फिर सिंपली आपको याद ना रहे या ना रहे कोई बात नहीं, आपको एग्जाम के अंदर ये लिखना है कि जब वो पानी से बर्फ बनती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर डालती है, और प्रेशर पर अगर पड़ेगा तो पत्थर क्या आपका टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है यहां पर हम बात कर लेते हैं अब पानी का जनरली अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। यानी कि कोई चीज़ देखिए, जैसे लकड़ी की बात करूं है ना, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में सर्दियों के समय जो दरवाजे हैं वो क्या है टाइट खुलते और बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों के समय वो क्या आपके फूल जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब बरसात का समय होता है उस समय दरवाजे घरों के क्या है टाइट खुलते हैं और टाइट बंद होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे वो फूल जाते हैं। सेम उसी तरीके से आपने जनरली मिट्टी, जो क्ले मिट्टी होती है यानी जो चिकनी मिट्टी होती है, उसको भी आपने देखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। जब ये चिकनी मिट्टी जो है इसको अगर पानी मिलता है तो ये चिकनी मिट्टी क्या है जनरली जो है फूल जाती है। चिकनी मिट्टी क्या होती है, ये फूल जाती है, लेकिन जब पानी इससे बाहर निकलता है तो उसमें क्या इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है तो ये सिकुड़ जाती है। ये दरारें देखने को मिल रही है ना, ये इसी वजह से मिली क्योंकि ये सिकुड़ जाती है। तो ये जो आपका नेचर है ना चिकनी मिट्टी का, ये किसकी वजह से होता है, आपके कुछ मिनरल्स हैं यानी कि क्ले मिनरल्स हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका स्मैक्टाइट एंड मोल्ट मोरिलोनाइट। क्या नाम है उनका, स्मैक्टाइट एंड मोल्ट मोरिलोनाइट जो है उनका नाम है। देखिए हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, स्मैक्टाइट एंड मोल्ट मोरिलोनाइट। ये जो मिनरल हैं यानी कि खनिज हैं, ये क्या करते हैं आपके ऐसे नेचर के हैं, जब इनको पानी मिलता है तो ये एक्सपेंड होते हैं और जब इनको पानी नहीं मिलता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो चिकनी मिट्टी के अंदर ये आपके प्रेजेंट होते हैं। चिकनी मिट्टी किससे बनी है, आपकी रॉक से बनी है, चट्टानों से बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसके अंदर होंगे, आपके खनिज हैं, मिनरल्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चट्टानें किससे बनी होती हैं, आपकी मिनरल से बनी होती हैं, खनिजों से बनी होती है। तो ये जो आपके दोनों स्मैक्टाइट एंड मोल्ट मोरिलोनाइट हैं, ये आपके क्या है चट्टानों के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, चट्टानों के अंदर भी क्या है उपस्थित होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि चट्टानें भी क्या है आपकी अल्टरनेट वेट होंगी और ड्राई होंगी। और जब कोई बार बार चीज़ जो है फूलेगी यानी कि वेट होगी तो वो फूलेगी, और जब ड्राई होगी तो वो सिकुड़ेगी। तो वेट और ड्राई फिर क्या करेगा, वही आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि चीज़ फूलेगी और सिकुड़ेगी। तो फूलेगी सिकुड़ेगी तो उसके अंदर क्या है दरारें पड़ेंगी और वो क्या हो जाएगा आपका ब्रेक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी पानी क्या करता है आपका वेदरिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर जनरली आपका अगला आ जाता है ग्लेशियर के रूप में।
बड़े बड़े, यानी कि अगर आप ऊपर हिमालय में जाते तो बड़ी बड़ी आपको क्या है ग्लेशियर नजर आते हैं। ग्लेशियर का मतलब यानी कि बर्फ के पहाड़ नजर आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो जब ये बर्फ के पहाड़ क्या है पिघलते हैं हल्के से, और पिघलने के साथ साथ जब ये बर्फ नीचे की तरफ इस तरीके से मूव करती है, नीचे की तरफ जो है आपकी जाती है सरकती हुई, क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर मान लीजिए बर्फ जमी हुई है, जैसे आपका पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है। इस एरिया के अंदर क्या है आपकी मान लीजिए बर्फ जमी हुई है, ठीक है। तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो वो पूरी की पूरी बर्फ एक साथ नीचे की तरफ जाएगी, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये बर्फ का दबाव इस मिट्टी के ऊपर या इस चट्टान के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो जब दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये चट्टान भी क्या है आपकी टूटेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े जनरली क्या आपके जो पहाड़ के हैं या फिर कह लीजिए चट्टानों के, वो क्या है टूटते हुए नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से यानी ग्लेशियर के रूप में भी आपका यानी कि बर्फ के रूप में जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े, ये भी क्या है वाटर की ही तो एक फॉर्म है, पानी का ही तो एक रूप है। तो ये भी क्या कर रहे हैं आपके फिजिकल वेदरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं हुए, बस उसके साइज में और शेप में क्या है चेंज आया है। तो ये क्या कहलाएगा आपका जो है यानी कि एक्शन ऑफ ग्लेशियर, हिमनद की क्रिया से जो है आपका वेदरिंग हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। हिंदी वाले देखिए यहाँ पर क्लियर आपका लिखा हुआ है, बर्फ गिरकर हिमपत्र यानी आइस शीट बनती है और ढाल व तापमान से खिसकती है, यानी कि फिर वो नीचे की तरफ जाती है, दबाव डालकर ढीली चट्टानों को साथ ले जाती है। तो जो आपके पतली यानी कि जो ढीली चट्टानें होती हैं या पत्थर होते हैं उनको अपने साथ क्या है वो बहाकर ले जाती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है फिजिकल वेदरिंग के अंदर ही आपका आ जाता है एक्शन ऑफ विंड, यानी कि हवाओं की वजह से। कभी तेज हवा में आप चले हैं, सामने से हवा चल रही है और आप इधर से जा रहे हैं, तो कभी गए होंगे बिल्कुल। तो हवा क्या करती है आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, ताकत अप्लाई करती है। जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं बचपन में, है ना, चलिए भाई आज स्कूल जा रहे हैं, सामने से साइकिल चला रहे, सामने से क्या इधर से साइकिल चला रहे, सामने से तेज हवा आ गई, आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, पीछे से हवा चले, तो आप आराम से साइकिल चलाते हुए निकल जाते हैं। देखा है ना, पता है ना सभी को। तो यानी कि हवा भी जो चलती हुई आपकी एयर है यानी हवा है, विंड है, वो भी क्या कर रही है आपका फोर्स अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपकी बड़ी सी चट्टान है जो तेज हवाओं की वजह से क्या है धीरे धीरे आपकी क्या है यहाँ पर टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। इसके साथ ही साथ जब ये आपकी जैसे मान लीजिए ये बड़ी सी चट्टान है, इससे छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से टूटेंगे, तो हवा जो है इसको भी अपने साथ बहाकर आगे की तरफ ले जाएगी, है ना, अपने साथ आगे की तरफ बहाकर ले जाएगी। या यही जो छोटे छोटे पत्थर है इस तरीके के, हवा जब इनको अपने साथ आगे ले जाएगी तो वो आके इससे टकराएंगे, जब इससे आके टकराएंगे तो उससे और फोर्स लगेगी, तो जिसकी वजह से क्या है ये चट्टानें आपकी टूटेंगी। तो ये क्या है हवा की वजह से क्या होती है वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है देखने, ठीक है। तो इसमें जैसे विंड हैज इरोजिव एंड ट्रांसपोर्टिंग इफेक्ट, यानी कि हवा चट्टानों को काटती है और दूर तक क्या है मिट्टी के रूप में जो है उनको लेकर चली जाती है। सैंड लेडन विंड स्ट्राइक रॉक्स अब्रेशन एंड ब्रेकडाउन, कहने का मतलब क्या है, जो धूल भरी हवाएं चलती हैं जिनमें क्या आपका रेत रेत रहता है, जैसे देखा होगा ना आपकी आंखों में धूल पड़ती होगी, उसके अंदर क्या रेत के पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जो मैंने बताया, वही क्या आपके यहाँ पर आके टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे और इससे टकराते हुए तेज गति से निकलेंगे तो वो क्या कर देंगे, इसको घिसेंगे, हल्का हल्का इसको क्या कर देंगे, घिस देंगे। आपको पता है ना रेत से आपने बचपन में हो सकता है दांत भी मांजे हो, कुछ बच्चों ने इस तरीके से मंजन किया, किसी ने रेत से, बताओ किसी ने रेत से मंजन किया, या आपके हाथों में कोई कालक वगैरह लग जाती है तो रेत से आपने हाथों को इस तरीके से साबुन लगा के और उसमें जो है रेत मिक्स करके इस तरीके से रगड़ा है, या बर्तन यानी जो कढ़ाई होती है उसका बैक साइड आपने रेत से रगड़ा है, तवा जो होता है उसका बैक साइड आपने रेत से साफ किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी या खुद से भी की होंगी। तो रेत क्या कर रहा है आपका जनरली घर्षण पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या आपके पहाड़ जो है टूटते जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से जैसे बर्तन में आपका घर्षण पैदा हो रहा है या दांत में या फिर जनरली आपके और काम करते हुए, तो वैसे ही रेत के कण क्या करेंगे, जब हवा से तेज हवा से यहां से निकलेंगे तो वो भी घर्षण पैदा करेंगे और क्या धीरे धीरे वो पत्थर आपके टूटेंगे। तो इस तरीके से क्या विंड जनरली क्या करती है आपका वेदरिंग में मदद करती है। तो ऐसे आपको यहां पर लिख देना है।
नेक्स्ट चलिए एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमिना। आपने बिजली कड़कते हुए देखा होगा आपने कि बिजली गिरी और पूरा का पूरा पौधा जो है जल गया, है ना, एकदम से बिजली गिरी, आपकी गाय या भैंस मर गई। इस तरीके की आपने न्यूज़ सुनी होगी ना कि बिजली गिरने से ये हो गया, बिजली गिरने से वो मर गया, है ना। तो बिजली जब गिरती है तो उससे क्या होती है, जब जैसे मान लीजिए पहाड़ पे आके, पत्थर पे आके बिजली गिरी या बड़ी चट्टान पे आके बिजली गिरी, तो उससे क्या है, वो आपका इस तरीके से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फिनोमिना जो है, यानी कि नेचर के अंदर ऑटोमेटिक ही होता है। तो ये भी क्या करता है, आपका चट्टानों को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो ये सारे के सारे जो कारण थे वो कैसे होते हैं, आपके फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं। यहां पर आपने अभी तक देखा कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पत्थर टूटा है, उसका साइज चेंज हुआ है, उसकी शेप चेंज हुई है। कल मैंने इस बारे में अच्छे से आपको बताया भी था, आज हमने उनके एजेंट के बारे में भी पढ़ लिया। यहां देखिए लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु में बिजली यानी लाइटनिंग चट्टानों को तोड़ती है या दरारें चौड़ी कर देती है, यानी कि छोटी मोटी दरारें होती है उनको और ज्यादा चौड़ा कर देती है, या क्या उनको तोड़ के ही जो है राहत लेती है। तो ये जनरली क्या आपका लाइटनिंग की वजह से होता है। अब अगला जो है हमारा आ जाता है वो नेक्स्ट कौन सा है आपका, फिजिकल वेदरिंग के अंदर आपका केमिकल वेदरिंग, यानी कि रासायनिक जो है अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय के अंदर बताइए क्या होता है। रासायनिक अपक्षय के अंदर जनरली क्या होता है, यहां पर डिसइंटीग्रेशन ना होके यहां पर आपका क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है। क्या होता है, यहां पर डीकंपोजिशन होता है। यानी कि अगर मैं कहूं डीकंपोजिशन का मतलब यहां पर क्या है, तो यहां पर सिंपल सी हम कह सकते हैं कोई एक्स मिनरल्स है तो वो वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक्स मिनरल आपका वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि आपका कोई भी फ्रूट है, मान लीजिए सेब है या फिर संतरा है, आप उसको ऐसे ही रख देते हैं, केले को आप ऐसे ही रख देते हैं, तो कई दिनों तक अगर आपको वो ऐसे ही रखा रहेगा तो वो क्या है, सड़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है ना। सब्जी आपकी अगर जो घर में सब्जी बनती है उसको आप गर्मी में रख दो तो क्या वो खट्टी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, उसके अंदर रासायनिक बदलाव आए, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आए हैं। बात समझ में आई। तो केमिकल वेदरिंग के अंदर या रासायनिक अपक्षय के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, रॉक्स आपकी है, चट्टानें आपकी हैं, इनके अंदर जनरली क्या है, मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल्स जो प्रेजेंट है वो आपके, मिनरल्स का मतलब यानी एलिमेंट से ही मिलकर बने हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, ठीक है, आपका गोल्ड, सिल्वर, इन सभी से ही मिलकर आपकी ये चट्टानें बनी है, रॉक्स बनी है। तो इनके अंदर आपका आयरन भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है, क्लोरीन भी है, मैग्नीशियम भी है और आपका सोडियम भी है। ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है किस फॉर्म में, मिनरल्स के रूप में। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो है इसका फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पर देखिएंगे कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फिर से ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो ये जनरली क्या है, आपके किसी और के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद इनका जो रूप होता है वो चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी एक्स मिनरल है वो वाई मिनरल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे, उसके अंदर रासायनिक बदलाव आएंगे, तो उसे हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग या फिर आपका रासायनिक अपक्षय जो है उसको कहा जाता है। और ये चीज मैंने कल आपको बताई भी थी। अब इसके एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा डिटेल में इसको नहीं लिखना है आपको, बस एक एक दो दो लाइनें के अंदर, तीन तीन लाइनों के अंदर आपको समझा देना है चीज को। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये 10 नंबर या फिर आपके यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको इसी तरीके से समझाना है। जैसे हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रेशन का मतलब सिंपली होता है कि वाटर का ऐड होना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का ऐड होना। जैसे आपने सुना होगा ना, गर्मियों के समय क्या, अगर आप पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी की क्या है, बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, यानी कि जनरली पानी जो है उसको मिल जाता है, उसको हम हाइड्रेशन कहेंगे।
जाओगे। तो यहाँ पर हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर का ऐड होना। जैसे कोई भी एक्स मिनरल मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक्स मिनरल मान लीजिए, ये क्या है आपका, इसके साथ वाटर का ऐड होगा और ये क्या है वाई के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कोई रिएक्शन अगर नहीं पता है तो इसी तरीके से एग्जाम में लिख देना कि जैसे एक्स क्या है आपका मिनरल है, ठीक है, ये मिनरल क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाई मिनरल क्या है आपका बना लेगा, वाई मिनरल क्या है आपका बना लेगा, इसके साथ इस तरीके से वाटर को ऐड होते हुए दिखा देना। तो ये जनरली क्या आपका हाइड्रेशन कहलाता है। जीता जाता एग्जांपल दे देता हूं, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना और ये ऊपर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका जीता जाता एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है, यानी कि ये जिप्सम का, कैसी जिप्सम है, ये डिहाइड्रेटेड जिप्सम है, अभी इसके अंदर वाटर ऐड नहीं है। अब इसको अगर हम इसके साथ वाटर ऐड करेंगे तो ये जनरली आपका जिप्सम कैसी बन जाएगी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो है आपका ये बन जाएगी, यानी कि ये जनरली क्या है हाइड्रेटेड जिप्सम बन जाएगी। तो कैल्शियम सल्फेट को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो ये आपका बनता है। तो ये क्या आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो केमिकल बदलाव हुए, केमिकल परिवर्तन हुए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो लिसिस का मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि लिसिस का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक होना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना यानी कि टूटना। तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर क्या है पानी से है, यानी कि यहाँ पर आपका वाटर से है। तो बताओ अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यानी कि वाटर का ब्रेक होना, वाटर का ब्रेक होना यानी कि H2O का ब्रेक होना। अब मुझे बताओ, देखे कितनी केमिस्ट्री किसकी स्ट्रॉन्ग है। आपने H2O को अगर हम ब्रेक करते हैं, H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो बताओ क्या बनता है, एक आपका H पॉजिटिव आयन बनता है, दूसरा आपका OH नेगेटिव आयन बनता है, यही बनता है ना भाई, है ना। अगर हम वाटर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं तो आपका H पॉजिटिव आयन बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, ये क्या करते हैं, मिनरल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, मिनरल्स के साथ क्या है रिएक्शन करते हैं और जनरली क्या है फिर आपके अलग कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है सॉल्ट हो गया, नमक हो गया। अब ये आपका वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बना लेगा, है ना। तो ये आपका नया कंपाउंड बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, यानी कि वाटर का यहाँ पर क्या होता है ब्रेक होता है, जिससे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनते हैं और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन जो है ये आपके क्या करते हैं, दूसरे मिनरल्स के साथ जो है रिएक्शन करते हैं जाके। तो इस तरीके से क्या है आपका हाइड्रोलिसिस भी क्या करता है, रिएक्शन में मदद करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह रासायनिक अपक्षय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें पानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूटकर खनिजों से रासायनिक रूप से जुड़ जाता है और बदलाव लाता है। बात समझ में आ गई। इंग्लिश के अंदर भी यही लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द केमिकल वेदरिंग इट ऑकर ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ H2O into H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन विच केमिकली कंबाइन एंड मिनरल्स एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस, ठीक है, जो कि क्या आपके बदलाव लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे, यानी कि हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस दो आपकी बात हो गई है। आगे बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपका, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, ये वो वाला सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं जनरली, जैसे ये पानी ले लिया हमने, है ना, इस पानी के अंदर अगर हम क्या करते हैं नमक को घोलते हैं तो नमक जनरली क्या आपका N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी वैसे तो नमक क्या होता है NaCl होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी के अंदर बोलेंगे तो सोडियम का आयन बन जाएगा और क्लोरीन का आयन अलग बन जाएगा, यानी कि ये क्या इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, बोलो है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी, अलग होगी है। तो इस तरीके से क्या है आपके कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं, यानी चट्टानों के अंदर कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर घुलकर उनकी क्या है रासायनिक जो है प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो जनरली क्या आपका सॉल्यूशन या फिर विलेपन कहलाता है। क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशन वेदरिंग कहते हैं, यानी कि वेदरिंग में ये भी मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताओ, आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, यानी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, यानी कि ऐड ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना, यानी जो है एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ, हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाती है। किसके अंदर ऐड होना, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक्स है और इसके साथ ऑक्सीजन आपकी ऐड हो जाती है तो आपका क्या है, ये वाई मिनरल बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके साथ ही साथ आपने इसके अंदर और भी आपका पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, ठीक है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इसके साथ ही साथ आपका क्या है, H पॉजिटिव का रिमूव होना, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि किसी मिनरल के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और वो क्या करती है, आपका अलग जो है नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे को, लोहा जनरली क्या आपका जब तक उसका, यानी कि लोहा नॉर्मली जो जंग लगने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आयरन होता है वो नॉर्मली क्या आपका अभी तक इसमें इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है प्लस क्या है, इसको वाटर मिलता है यानी H2O मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो इसके अंदर क्या आपकी जंग लग जाती है, यानी ये जनरली क्या है Fe2O3 के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी फेरिक बना लेता है, फेरस बना लेता है, जिससे क्या आपके लोहे के ऊपर देखा होगा आपने ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं ना। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका आयरन का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो जनरली क्या ऑक्सीडेशन भी क्या करता है, आपका नए मिनरल जो है बनाता है। तो वही लिखा हुआ है, यह वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन खनिजों से जुड़ जाती है। इसकी जस्ट अपोजिट क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी कि रिडक्शन में क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन जो है रिमूव होती है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। और ये जनरली क्या ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है। इसमें क्या आपकी ऑक्सीजन रिमूव होती है, और ऑक्सीजन रिमूव है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और हाइड्रोजन भी क्या होगा, आपका ऐड होगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है। बताओ, इतनी चीज सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहां पर आपके बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। तो ये चीज मैंने आपको कल बताई थी और आज भी अभी हमने टेबल के अंदर देखा था कि बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर क्या है, आपका डिसइंटीग्रेशन भी होता है, यानी इसके अंदर क्या आपका डिसइंटीग्रेशन भी होता है, इसके साथ ही साथ इसमें क्या आपका डीकंपोजिशन भी होता है। और ये चीज मैंने कल आपको बताई थी कि बहुत से साइंटिस्टों का मानना ऐसा है कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, यानी कि जैविक अपक्षय है, ये आपका एक्चुअल में क्या करता है, जो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग है या फिर आपका केमिकल वेदरिंग है, उसके अंदर मदद करता है। उन एजेंट्स की क्या है, ये मदद करता है वेदरिंग के अंदर। तो दो मेजर जो एजेंट्स हैं, दो मेजर जो प्रोसेस है, वो आपके फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग है। लेकिन ये आपका तीसरा भी कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल का मतलब यहां पर क्या है, लिविंग, यानी इसमें क्या है, सारी की सारी लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होंगी, वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अपक्षय के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे यहां पर देखिए, आपको मैंने ये कल तीनों के तीनों पिक्चर दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? चलिए वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे। अब जो है आपका सबसे पहला यहां पर मैन एंड एनिमल्स की बात कर लेते हैं, मैंस और एनिमल्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला एजेंट बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर कौन सा आ जाता है, इंसान आ जाते हैं। इंसान क्या करते हैं भाई, बताओ? बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उसको तोड़कर क्या बना रहे हैं, उससे जो है सड़कें बना रहे हैं। जैसे आप पहाड़ी एरिया के अंदर गए होंगे तो रोड आपके कैसे बने, पहाड़ों को तोड़े गए। जुमानजी मूवी देखी है ना, जुमानजी मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो क्या करता है, एक बड़े पहाड़ को तोड़ देता है और रोड बना देता है। तो इस तरीके से क्या आपके बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें क्या है, तोड़ी जाती हैं। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आता है। सेम इसी तरीके से आपके कुछ जो है एनिमल कह लीजिए, या फिर आपके बुरोइंग एनिमल, यानी कि जो छेद करने वाले होते हैं, सुराख करने वाले होते हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, स्नेक्स हो गया, यानी सांप हो गए। ये जनरली क्या है, मिट्टी के अंदर जो है आपके सुराख बनाते हैं। और मिट्टी में जब सुराख बनाते हैं तो उस समय क्या आपकी चट्टान जो है उसको नीचे से मिट्टी हट जाती है, तो वो चट्टान क्या आपकी हिलेगी, क्योंकि इनमें खैर इतनी ताकत तो नहीं है कि पत्थर के अंदर ये सुराख कर दे। लेकिन कुछ होते हैं कि पत्थर के अंदर भी सुराख, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता है ना, तो पत्थर के अंदर भी क्या है, सुराख कर देते हैं। तो ये जनरली आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है।
इसी तरीके से आपने चींटियां देखी होंगी, चींटियां सुराख बनाकर रहती हैं। इसी तरीके से आपने दीमक देखी होगी, दीमक मिट्टी के अंदर अपना घर बना के रहती है। तो वो क्या आपका हो रहा है जनरली जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर कौन सा एनिमल्स या फिर मैंस के द्वारा जो है वेदरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन करना या फिर माइनिंग करना या रोड बनाना। बोरोइंग एनिमल्स के अंदर जैसे खरगोश हो गया, रोडेंट्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, यानी कि जैसे कि आपके खरगोश, चूहे, केचुए, ये क्या जनरली आपके बोरोइंग एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब जहां पर टेम्परेचर क्या आपका जो है ज्यादा रहता है ना, वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। जैसे कि आपका साउथ की तरफ हो गया या नॉर्थन प्लेन के अंदर भी देखने को मिलता है। चींटियां आपकी कहाँ है, अपने इधर प्लेन एरिया में भी देखने को मिलती हैं, साउथ एरिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन पहाड़ों में इतनी ज्यादा देखने को नहीं थी। पहाड़ों का मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, जहां बर्फ पड़ती है, वहां आपकी चींटियां या फिर दीमक नहीं होती है ना। तो आपका ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बात की गई। टर्माइट्स मतलब कि जो दीमक होती है, आपने देखा होगा आपके घरों वगैरह में या फिर जो फार्मिंग बैकग्राउंड से, दीमक क्या करती है आपकी लकड़ी को खा जाती है। तो वो दीमक भी जमीन के अंदर ही घर बना के रहती है, तो वो भी, और इसके साथ ही साथ एंट्स यानी कि चींटियां होगी, है ना। दीमक भी आपकी एक तरीके की चींटी होती है, सफेद चींटी भी इसको कहते हैं, व्हाइट एंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, मैंस या फिर आपका एनिमल्स के द्वारा क्या है, वेदरिंग है। समझ में आगे बात सभी को? बताओ भाई, सभी को इतनी चीजें क्लियर है? हाँ, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, अगला आ जाता है हायर प्लांट रूट्स, है ना। हायर प्लांट्स एंड रूट्स यानी कि बड़े बड़े पौधे और उनकी जड़ें, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, कल मैंने डिटेल में बताया भी था। जैसे ये पौधा है, इसकी जड़ें देखिए आपकी क्या है, नीचे जा रही है ना। अब ये जड़ें नीचे जा रही हैं तो ये क्या करेंगे, आपकी फोर्स अप्लाई करेंगे और इन पत्थर को क्या कर देंगी, तोड़ देंगी, क्रैक कर देंगी। आपने देखा होगा सरकारी बिल्डिंग में या आपके स्कूल्स जो है उनकी बिल्डिंग पर पीपल के पेड़ उगे रहते हैं ना, जो आपकी दीवारें होती हैं उन पे पीपल के पेड़ उगे रहते हैं, और वो पीपल के पेड़ जितने पुराने होते जाते हैं उनकी जड़ें फैलती जाती है और वो क्या है, दीवारों में क्रैक कर देती हैं। तो बस वही आपकी क्या है, उसी तरीके से यहाँ पर हायर प्लांट्स और उनकी जड़ें क्या करती है, जनरली क्रैकिंग करती हैं या फिर कह लीजिए वेदरिंग करती हैं। इसके साथ ही साथ और क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, पौधे का ये भी जिंदा है आपका, ये भी सांस लेगा। जब ये सांस लेता है, सांस कहाँ से लेता है, ये जनरली आपका ऊपर पत्तियों से लेता है और जड़ों से लेता है। यानी रेस्पायरेशन मेनली कहाँ से होता है, रूट से होता है, जड़ों में होता है। जब ये सांस लेता है तो बताओ क्या होगा, तो क्या होगा जब ये सांस लेगा, है ना। देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तब उस समय क्या आपकी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन क्या है, प्रोड्यूस होती है। ये आपकी सही बात है कि पौधा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन पौधा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सेम उसी तरीके से पौधा भी जनरली क्या है, आपका ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, पौधा भी, रुको भाई, है ना, तो क्या हो गया, पौधा भी क्या है आपका ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका छोड़ता है। कहां पर, मिट्टी के अंदर, क्योंकि इसको भी तो रेस्पायरेशन करना है, ये भी आपका सांस ले रहा है। तो ये ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। जो इसने ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपकी जो केमिकल है आपके, यानी कि जो मिनरल है चट्टानों के अंदर, पत्थरों के अंदर, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और इससे क्या केमिकल रिएक्शन हो जाती है और केमिकल बदलाव हो जाते हैं। तो वही कहा गया है, रूट रेस्पायरेशन प्रोड्यूस CO2, यानी कि CO2 प्रोड्यूस होता है, यानी कि जड़ों की श्वसन क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो पानी से मिलकर कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और वो कार्बोनिक एसिड क्या करते हैं, आपके पत्थरों को या चट्टानों को तोड़ने में मदद करते हैं। बात समझ में आई? ये आपका क्या है, हायर प्लांट्स की जड़ें क्या करती है, वेदरिंग में मदद करती है। सेम इसी तरीके से यहां पर आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु के अंदर मैंने आपको बताओ क्या क्या बताया था, मैंने यहां पर आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था, इसके साथ ही साथ आपको यहां पर फंजाई के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने अलगी के बारे में बताया था। बैक्टीरिया को हम कहते हैं जीवाणु, फंजाई को हम कहते हैं कवक, अलगी को हम बोलते हैं शैवाल। लिख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, तो कहेंगे सर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं ना। ये आपका हो गया कवक, ठीक है, और ये आपका हो गया जीवाणु। तो ये जनरली क्या है, आपके कह लीजिए ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म
सूक्ष्म जीव हैं। तो ये भी क्या है, आपके पत्थरों के बीच में जो थोड़ी छोटी सी मिट्टी रहती है उसके अंदर ये सर्वाइव करते हैं और पत्थरों को क्या करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, ये जो शैवाल होगी यानी कि आपकी अलगी होगी या फंगस यानी कवक होगी या बैक्टीरिया यानी जीवाणु होगी, ये क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एसिड होता है, ये एसिड क्या करता है, चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है। कल मैंने बताया था ना, आपके शरीर पे अगर एसिड गिर दे तो क्या होगा, जल जाओगे ना। और देखा भी होगा आपने, इस तरीके की न्यूज़ सुनी होगी कि फलाने ने फलानी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया या फिर आपका तेजाब फेंक दिया, है ना। तो वो क्या आपका खतरनाक होता है। तो ये जो आपकी अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह है, ये जनरली क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसिड क्या करता है, आपका जो है वेदरिंग में मदद करता है, यानी अपक्षय के अंदर क्या मदद करता है। तो यहां पर देखिए, अलगी, मॉसिस, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकन ग्रो ऑन रॉक्स एंड सीक्रेट एसिड। ठीक है, तो अलगी का मैंने बता दिया, यानी कि कवक कहते हैं। मशरूम खाइए ना, मशरूम वो भी आपकी एक कवक ही है, फंजाई ही है। इसी तरीके से मॉसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, मॉसिस का मतलब यानी कि एक नीली नीली कह रहे हैं, एक हरी हरी सी ग्रास उगती है पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, है ना, उसे हम मॉस ग्रास बोलते हैं। उसका प्रोपोगेशन के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। एयर लेयरिंग यानी गुट्टी करते हैं, गुट्टी जिसे बोला जाता है, उसमें भी उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर के अंदर, टेंशन मत लो। फंजाई यानी कि आपका, हाँ, अलगी मतलब कि शैवाल होता है, सॉरी, और फंजाई का मतलब होता है कवक। जो आपकी मशरूम जिसे आप खाते हैं वो आपकी क्या है, फंजाई के अंदर आती है, कवक के अंदर आती है। देन आपका बैक्टीरिया यानी कि जो आपके जीवाणु, उनकी बात हो रही है। लाइकन यानी कि यहाँ पर लाइकन किससे मिलकर बनी होती है, लाइकन आपकी होती है जो अलगी होती है और जो आपके फंजाई होती है, उनका कॉम्बिनेशन, है ना, वो आपका लाइकन कहलाती है। तो इससे जनरली क्या है आपका लाइकन, इससे क्या आपके ये क्या करते हैं, अम्ल पैदा करते हैं, यानी कि क्या है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसिड क्या करते हैं, आपके रॉक्स को ब्रेक करते हैं, चट्टानों को ब्रेक करने में मदद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दीज एसिड डिसॉल्व मिनरल्स एंड इनहेंस डीकंपोजिशन, यानी कि ये क्या है, मिनरल्स को डिसॉल्व करते हैं। मिनरल्स मतलब कि जो खनिज है, किसके अंदर खनिज है, आपके चट्टानों के अंदर, उसको डिसॉल्व करेंगे। और जब वो डिसॉल्व होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, आपकी रिएक्शन ईजिली होगी। और रिएक्शन ईजिली होगी यानी कि आपका पोजीशन इजीली होगा, यानी कि आपकी कह लीजिए एक तरीके से केमिकल वेदरिंग इजीली होगी। तो यहां पर आपने देखा ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर आपका कह लीजिए रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, आपकी फिजिकल या फिर आपका कह लीजिए केमिकल वेदरिंग को ही बढ़ावा दे रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, इंप्रूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, डिफरेंट एजेंट हो जाते हैं, किस चीज के, आपके वेदरिंग के। तो आज हमने इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं वेदरिंग के एजेंट्स के बारे में, यानी फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो अब आपसे पूछा जाए कि एनालिस्ट कीजिए, यानी कि उनके नाम लिखिए, तो नाम आप लिख देंगे। और डिटेल में आपको पूछा जाएगा तो वो भी आप लिख देंगे। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी लाइफ लॉन्ग तक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। कोई अगर डाउट आपका है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इसके साथ ही साथ मेरे साथ बातचीत करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेमेस्टर एग्जाम जब आपके होंगे नवंबर दिसंबर में, तब आपके काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके, अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना। थैंक यू।